बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले अरमान मगर कुछ कम निकले। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखने को मिला जहाँ यूएस को लगा कि अभी थोड़े ही दिनों में लताड़ करके ईरान को बाहर निकल आएंगे और ईरान पर अपनी जी हजूरी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय इस समय क्या मामला चल रहा है ईरान, यूएस, इजराइल का, इस पर हमारे सहयोगी आरपी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर हम बातें करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है शुक्ला जी आपका। नमस्कार जी। जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ईरान, यूएस, इजराइल का वॉर अभी चल रहा है, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? आखिर में यह वॉर स्टार्ट ही क्यों हुआ? मेन रीज़न इसका स्टार्ट होने का ये वजह है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन है और काफ़ी सालों से एक दूसरे के विरोधी रहे हुए हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह फ़िलिस्तीन में इजराइल एकदम जिस तरह से आक्रमण किया, वहाँ पे फ़िलिस्तीन को एकदम फ्लैट कर दिया है बम्बार्डमेंट करके, और इधर लेबनान में जो ईरान का सहयोगी है हिजबुल्लाह, उस पर भी देखिए आजकल बमबारी लगातार किए जा रहा है। और इस वजह से, और ईरान की पुरानी दुश्मनी भी है कि ईरान एक तरह से इजराइल का धुर विरोधी रहा है। और जो युद्ध शुरुआत होने का कारण है, इसमें कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि मान के चलिए नेतन्याहू को एक जैसे कई सारे उनके ऊपर केस चल रहे हैं, और अमेरिका में राजी कर लिया उनको स्टीम फाइल के जरिए, जो कि ट्रंप के ऊपर भी एक उंगली, एक तलवार लटकी हुई है कि स्टीम फाइल का मुद्दा पे वहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। तो उन्होंने ट्रंप को राजी कर लिया इस युद्ध के लिए, और एक एनिमी होने की वजह से ईरान पर हमला कर दिया उन्होंने। अब इस युद्ध से शुक्ला जी हमें यह भी बताइए, क्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी पूरे वैश्विक पटल पे नुकसान तो हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन हम भारतीय होने के नाते हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या इजराइल, ईरान, यूएस वॉर में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को नुकसान हुआ है? भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत को नहीं, दुनिया को इस चीज़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ से जो हरमुज स्ट्रेट है, हरमुज जल संधि जिसे आप बोलते हैं, वहाँ से जो हमारी विश्व की जो एनर्जी सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई होती है, लगभग दुनिया का 20% होता है। अब 20% मान के चलिए, जब एनर्जी सप्लाई रुक जाती है तो जाहिर सी बात है दुनिया पे इसका असर पड़ेगा, और भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि जो कतर से हम एलएनजी और ये गैस आयात करते हैं, वो कतर से 70 से 80% आयात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया और एलएनजी हो गया, जो हम अपने घरों में गैस जलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत पर इसका असर पड़ना था, और इस युद्ध की वजह से जो आर्थिक दृष्टि से दुनिया पे असर पड़ा है, उसका कारण है कि जैसे युद्ध शुरू हुआ, क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो $60 $65 पे क्रूड ऑयल बिकता था पर बैरल, वो आज के टाइम में $150-200 मतलब $120 के आसपास पहुंच गया, और अगर ये लंबा खिंचा तो $150-200 तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा भारत पे भी और दुनिया पर भी। एक प्रश्न और था शुक्ला जी कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस युद्ध में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान सामने आता है, तो ऐसे में भारत का भी ईरान के साथ और यूएस के साथ संबंध तो अच्छा था, लेकिन फिर भी भारत द्वारा इसकी मध्यस्थता ना कर पाना या चूक हो जाना, क्या आप इसे देखते हैं कि वैश्विक पटल पर पाकिस्तान और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस मामले में बढ़त स्थापित कर रहा है? जी बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक जानते हैं कि जब इजराइल और यूएसए ने अमेरिका पे माफ़ कीजिएगा, ईरान पर हमला किया, तो वहाँ पे जो उनके टॉप लीडरशिप है, उन्होंने पहले दिन ही ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, जिसमें वहाँ के जो उनके सबसे सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमीनी, उनको मार दिया। तो उस जगह भारत ने जरा सा भी स्टैंड नहीं लिया, ना उसका कंडम नहीं किया। और दो तीन दिन बाद जब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव पड़ा, तब जाके हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, वो जाके वहाँ पे उसके फाइल में दस्तखत करते हैं और अपना लिखते हैं, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं लिखते हैं। उसमें एक संदेहात्मक कि हम उसकी निंदा करते हैं, इस तरह से कुछ स्पष्ट नहीं था। और फिर एक आप और घटना देखे होंगे कि ईरान के 2 जहाज आए थे, जो हमारे यहाँ एक नेवी का सैन्य अभ्यास होना था। वहाँ पे जब हमारे यहाँ से एक ईरान का जहाज 2 लौट रहे थे, तो वहाँ पे एक जहाज को यूएसए ने हमारी ही
टेरिटरी में मारा था, टेरिटरी में ये हिंद महासागर उसको, में। हाँ, हिंद महासागर में डुबो दिया। उस पर भी हमने कोई कंडेम नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, कोई हमने आवाज नहीं उठाई, ना कोई प्रश्न किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस वजह से कहीं ना कहीं हम ईरान से दूर हो गए। और एक बात और आप जानते होंगे कि युद्ध शुरू होने के ठीक पहले, 2 दिन पहले, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से मिल के आए, और वहाँ आपने जानते ही हैं कि वो कौन सा नारा दे के आए हैं कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। आप सोच सकते हैं किस लेवल की बातें हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लोग कहते हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु। अगर आपके ऑडियंस जानते हैं, ज़्यादातर जो युवा इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे नहीं है, उनको जो भी दिखाया जाता है टीवी के माध्यम से, उनको सब हरा हरा ही दिखता है। ऐसा नहीं है। इस तरह का कोई प्रधानमंत्री क्या यूज करेगा लफ्ज की? सोचिए, इजराइल का जन्म ही कहाँ, इजराइल की तो अपनी कोई भूमि नहीं थी आज तक। और भारत लगभग 5000 साल, 6000 साल, 10,000 साल पुराना एक सभ्यता रही है। तो इजराइल की और भारत की तुलना कहाँ है? कैसे इजराइल का भारत का फादरलैंड हो जाएगा? तो आप अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। अब इसके मामले में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए? दूसरा प्रश्न एक और है शुक्ला जी की, जैसे 1947 में भारत आज़ाद होता है, 1949 में जैसा कि हमारे देश की उद्देशिका, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत एक संप्रभु राज्य है। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया कि अमेरिका ने छूट प्रदान की इंडिया को कि रसिया से 30 दिन का तेल वह निर्यात या आयात कर सकता है, मंगा सकता है। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति या भारत की अभी संप्रभुता पर भी यहाँ कुछ मामला खतरा लग रहा है आपको? जहाँ तक कि भारत की संप्रभुता की बात है, भारत एक संप्रभु देश है। आप जानते हैं भारत शुरू से ही घुटने पे देश रहा है, या किसी के दबाव में नहीं आता है। मोदी भी डंका पीटते हैं, और उनकी सरकार, उनके जो तथाकथित भक्त हैं, टीवी गोदी मीडिया है, वो इस चीज़ की डंका पीटती है कि विश्वगुरु और 56 इंच की छाती सब जानते हैं, उनके बारे में प्रोपगंडा चलाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2014 से लेके 19 तक के नरेंद्र मोदी की छवि थी, 19 के बाद की आज देखेंगे, और जिस तरह 2017 में ट्रंप आए थे और 21 तक उनका जो कार्यकाल था, 17 से 20 तक का, वो एक प्रो इंडिया उनका जो स्टैंड था। लेकिन मोदी जब 2020 के चुनाव में गए और वो डोनाल्ड, उसे क्या नाम है, बाइडन से मिलके चले आए, और ट्रंप ने उनको निमंत्रण दिया था, वहां नहीं गए। कहीं ना कहीं इस चीज को उसने ईगो पे ले लिया, और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। और इस वजह से कि लगभग 60 से 70 बार भारत को, जबकि इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर कोई भी बात, कोई भी राष्ट्र नेता या कोई भी देश उनके बारे में कुछ कहता है, तो भारत की ही छवि खराब होती है। और कहीं ना कहीं एक स्टीन फाइल हो गई, और अडानी का एक मुद्दा आप जानते ही हैं, जो वहाँ पे एक केस चल रहा है। इस के दबाव में भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जिसका नुकसान भारत के और भारत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारी विदेश नीति पर भी इसका असर पड़ेगा। एक प्रश्न और है शुक्ला जी की, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड अब जो कि हो भी चुका है, तो ऐसे में यूएस की क्या स्टैंड है, यूएस की क्या नीतियां हैं, इस पर भी जरा प्रकाश डालिएगा। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ ही चुकी है। आज देखिए, चाइना एक महाशक्ति बन के उभरा हुआ है। रसिया पहले एक महाशक्ति था, जो कि उसका विघटन होने के बाद, जो उसके कंट्री सोवियत संघ का टूटना, उसके वो महाशक्ति से पावदान से हट गया था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। आज भी रसिया एक महाशक्ति ही है। तो अभी 2 महाशक्ति थी, तीसरी इसमें चाइना आके खड़ा हो गया है। और इसमें अब कई फैक्टर हो गए, धीरे धीरे देखिए, अब एक जो यूएसए की है, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है दुनिया में। जैसे वो नोटा से अलग होने की बात करते हैं, ट्रंप ने जैसे ही चुनाव जीता, एक टैरिफ वार छेड़ दिया, जिससे दुनिया में एक तरह से तबाही के कगार पे आ गए, आर्थिक संकट खड़े हो गए, और तमाम देश इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ अमेरिका के पीछे लग गए, और कहीं ना कहीं अब अमेरिका से सब देश दूरी बनाते हुए चल रहे हैं। तो अमेरिका इस टाइम देखा जाए तो एक तरह से अलग थलग पड़ रहा है। और इस ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से इसमें चाइना और रसिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और कहीं ना कहीं इससे यूएसए कमज़ोर हो रहा है। और आने वाले समय में ये इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा रसिया और चाइना को होगा। एक प्रश्न और शुक्ला जी यह है कि जो वर्तमान युद्ध स्थितियां बनी हुई हैं, इस पर भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसमें भारत का स्टैंड ये होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं रहा है। जो गलतियां हुई वो तो ठीक है, अब बीत गई, लेकिन जब जहां पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, वो दुनिया में उसकी जो एक आतंकवाद की छवि थी, कहीं ना कहीं उससे वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह एक अमेरिका और चाइना के एक प्रॉक्सी की तरह ही इसमें मध्यस्थता कर रहा है, पीठ पीछे से। इसमें यूएसए का बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हाथ है और चाइना पीठ पीछे से इसमें मध्यस्थता करा रहा है, टर्की है और सऊदी अरबिया का भी हाथ है, आप जानते हैं उसका वो सब पैसे के लिए कुछ भी करता है। तो आसिम मुनीर को देखिए डायरेक्ट इसमें जो यहाँ के प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, सारी बातें सारी टॉक लगभग आसिम मुनीर के जरिए ही सारे संदेश इधर से उधर हो रहे हैं। तो यहाँ पे भारत का ये चाहिए कि वो जो अभी तक एक तरफ से प्रो इजराइल प्रो अमेरिका था, वहाँ पे ये तटस्थ भूमिका निभाए और ईरान से बातचीत करे, अपने एनर्जी के लिए, अपने तेल और जो गैस हमारी सप्लाई है, हमारी वो सप्लाई ना रुके और ईरान से लगातार बातचीत करता रहे। यूएसए से भी अपनी बातचीत बनाए रखे, हमारा इजराइल से बहुत अच्छा संबंध है। तो भारत इसमें मतलब एक तटस्थ भूमिका निभा सकता है और अपनी एक स्टैंड बनाए रखे कि हम किसी के एक तरफ नहीं है, ना हम ईरान की तरफ है ना इजराइल की तरफ है, हमारे दोनों से ही अच्छे संबंध हैं और अच्छे संबंध होने चाहिए। चलिए, आज की वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी हैं। तो कुल मिला जुला करके भारत का स्टैंड क्या रहा हमने जाना शुक्ला जी से, और हमारे सहयोगी शुक्ला जी ने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ, हाँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर भी हमसे जुड़िए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।